आपको मुसलमानों की ही भीड़ ने घेर लिया था जी। ऐसी क्या हो गई, ऐसी क्या वजह रही? आप जैसा कि आरोप लगा रही हैं कि टीएमसी ने किया, क्या इससे टीएमसी को क्या फायदा हो सकता है? तो आगे आप और क्या करने वाली हैं? आगे आपने कुछ सोचा होगा। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। आज हम बात करेंगे बंगाल के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर देखिए बंगाल लगातार सुलग रहा है, जल रहा है, प्रदर्शन हो रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फिलहाल मैं इसके पहले आपको मिलाना चाहूँगी, हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर मौजूद है नाजिया इलाही मौजूद हैं हमारे साथ। तो नाजिया इलाही जी, आपका हमारे चैनल पे आज बहुत बहुत स्वागत है। आभारी हूँ मैं सुदर्शन की। तो देखिए, इतने दिनों से हम तो बंगाल में देख ही रहे थे किस तरह से आरजीकर मामले के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसके पहले चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान हमने देखा हिंसा देखा। उसके बाद अभी जो घटना है जो कि आपके साथ ही हुई, और आप खासकर आप खुद भी मुसलमान ही हैं, और आपने जैसा कि हमने भी देखा, आपने भी बताया जैसे कि घटना आपको मुसलमानों की ही भीड़ ने घेर लिया था जी। ऐसी क्या हो गई, ऐसी क्या वजह रही? वो भी कोर्ट के परिसर में। जी, कोर्ट के परिसर लाखों में। लाखों मुसलमान जो तलवार, छुरी, चापड़, छोटी छोटी खैंची लेकर के आए थे और नारेबाजी ऐसी हो रही थी मानो जैसे हम किसी संवैधानिक देश में ना हो, हम किसी इस्लामिक देश में हो। मुझे एक सेकंड के लिए तो ऐसा फील हुआ कि मैं कहीं कराची पाकिस्तान में तो नहीं आ गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कहीं तालिबान की सरकार तो नहीं बन गई यहाँ पर, जो इस तरीके से एक संवैधानिक देश में और कोर्ट परिषद में नारे तकबीर का नारा हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर इसको जज ने बेल दिया तो कोर्ट को भी जला देंगे और इसको भी जला देंगे। ऐसी क्या घटना है? क्या घटना ये हुई कि मैंने कावड़ यात्रा के फेवर में नेम प्लेट के कावड़िया जो चल रहा था और उस वक्त जो नेम प्लेट की बात आई थी उस फेवर में मैंने कहा था कि अगर मुसलमान महादेव नाम से ढाबा रख सकते हैं, अपनी दुकान का नाम रख सकते हैं, तो फिर हिंदू भी मुसलमानों के नाम से रखे दुकान का नाम। अगर हिंदुओं को इसमें आघात पहुंचना नहीं चाहिए ऐसा मुसलमान पक्ष सोचता है, तो जब मुसलमानों के देवी देवताओं का नाम रखा जाएगा तो फिर मुसलमानों को भी आघात नहीं पहुंचना चाहिए, इतना कहा था। बात यहां से स्टार्ट हुई कि जब मैंने ये कहा कि 3 सितंबर 2024 में आर्जिकल घटना को लेकर के हमारी प्रिय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ने एक एंटी रेप बिल को पटल पर रखा विधानसभा में, और वो बिल पास भी हो गया कि भाई और बलात्कारियों की सजा सिर्फ फांसी ही होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होगी। तो सारे न्यूज चैनल उस वक्त आर्जिकर को की घटना को कैप्चर करने के लिए रोड शो कर रहे थे। उस रोड शो में मैं थी और टीएमसी की महिला नेत्री भी थी। अब वो महिला नेत्री जो है वो उनको बुरा लग गया कि मैंने क्यों कहा मोहम्मद खैबर बलात्कारी है, उसको फांसी दे दीजिए, नासिर खान बलात्कारी है, उसको फांसी दे दीजिए, मोहम्मद ओवैस बलात्कारी है, उसको फांसी दे दीजिए। अब ये फिर वो महिला नेत्री ने सबको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके कहा कि भाई अब तो इसका गला रेत ही देना चाहिए। तो ये क्या लग रहा है कि किसने किया होगा? ये टीएमसी कर रही है, और मैं इतने दावे से इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। जब एक हैंडबिल बना था, वो हैंडबिल पूरे इस्लामिक कल्चर के हिसाब से बना था, जिसमें गुस्ताखे रसूल की सजा वगैरह सब लिखा हुआ था। वो मैं आपके चैनल को दे भी दूंगी। और वो 5 लाख से 10 लाख वो हैंडबिल बटा था, और उस हैंडबिल को बांटने के बाद इस्लामिक मजलिस हुई थी। उस इस्लामिक मजलिस में बजाफ्ते एक्स आईपीएस ऑफिसर और अभी के डेबरा के विधायक टीएमसी के हुमायूं कबीर बैठे हुए थे, और हुमायूं कबीर के सामने कुछ मुसलमानों ने बयान दिया है कि हमारे रसूल की जो गुस्ताखी करेगा उसका भी हम गला काट देंगे और फिर अपना भी काट लेंगे। अब बात आती है कि मोहम्मद ओवैस अगर बलात्कारी है तो मैं उसको मोहम्मद ओवैसी बोलूंगी ना, कि मैं क्या बोलूं फिर उसको।
मोहम्मद खैबर अगर बलात्कारी है तो मैं मोहम्मद खैबर ही बोलूंगी ना। नासिर खान बलात्कारी है, ये तो आप भी जानती हैं। तो अगर आपको सामने से कहीं पर दिख जाएगा तो आप तो कहेंगी ना कि यही है पार्क स्ट्रीट का बलात्कारी नासिर खान। तो ये अगर इस पर अगर पाबंदी लग जाएगी तब तो ये बहुत अजीब बात है भाई। हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका क्या बोलता है कि विक्टिम का नाम आपको नहीं लेना है। सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये कभी नहीं बोला कि बलात्कारी का नाम आपको नहीं लेना है। इससे फायदा किसको मिलेगा? आप जैसा कि आरोप लगा रही हैं कि टीएमसी ने किया, क्या इससे टीएमसी को क्या फायदा हो सकता है? टीएमसी देखिए, खुद ममता बनर्जी साहिबा ने कहा है कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाना कोई बुरी बात नहीं है, लताड़ी खाना पड़ता है। तो अभी मुसलमानों के दिमाग में एक चीज एंटर कर चुका है कि नाजिया जो है वो पीर बाबा, मुजाबिर बाबा, चिटिंगबाज मौलाना, चिटिंगबाज मुल्ला और चिटिंगबाज मुसलमानों का हिजाब खोल रही है। ये मुसलमानों को पता चल चुका है। अब मैं यूसीसी का सही अर्थ बताती हूँ मुसलमान बेटियों को। मैं मुसलमान बेटियों को बताती हूँ शिक्षित हो जाओ। मेरे पास जो मुसलमान बेटियां रोते चीखते आती हैं तलाकशुदा, मैं उनको सर्वोच्च न्यायपालिका ले आती हूँ। जो मुसलमान बेटियां निकाह मुत्ता या निकाह मसियार के शिकार होती हैं, मैं उसको सर्वोच्च न्यायपालिका ले आती हूँ। तो ये जो उनका बाजार बंद होने वाला है, जो उनका कारोबार बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए उन्होंने टीएमसी के साथ साठगांठ करके मुझे साइड करने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। और कल भी बंशाल कोर्ट में मेरे एक न्यू मार्केट थाना में भी एक एफआईआर उन लोगों ने किया है बंशाल कोर्ट में, जिसका एंटीसिपेटरी बेल का हियरिंग था। नहीं करके भी तो 60,000 लोग आए थे और मैं दिल्ली में। और उसके बाद फिर जज साहब के सामने बोल रहा है मुसलमान कि वो अपना उम्र गलत बताती है, उसका उम्र बहुत ज्यादा है, वो छुपा कर बताती है। जज को बोलना पड़ा कि इज दिस रेलिवेंट? ये तो इररेलेवेंट है। वो उसका कोई भी उम्र हो, आपको क्या मतलब है भाई? ये जज को बताना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि वो उनका मकसद पहले था मुझे डिफेम करना, फिर मुझे मलाइंग करना, फिर मेरे खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क देना, उसके बाद फिर मेरे ऊपर केस पे केस करना। अब उनका एक ही मकसद है, मेरा गला रेतना, जो मॉब लिंचिंग के दृश्य आप लोगों ने खुद देखे हैं। तो ये जो चीज़ें जो आपके साथ घट रही हैं, आप जैसा कि बीजेपी से आती हैं तो आपके उच्च आला अधिकारी को आपने तो बताया ही होगा, इस पर कोई कार्रवाई हुई है या फिर किसी तरह की कुछ, मतलब आपने आगे तो कोर्ट में इसको लेकर गए ही हैं, तो कोर्ट से क्या कुछ आया है जजमेंट, और आपके पार्टी से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस मामले पर? नहीं, इस मामले को तो अभी तो मुझे बेल लेना ही पड़ेगा। जहां जहां इन्होंने जितने भी हजार और लाख इन्होंने एफआईआर किए होंगे, मुझे लगभग तो कितने एफआईआर हुए हैं? अभी मेरे पास जो है, मेरे पास टोटल जो है 5 एफआईआर आए हैं, जिस पर एक पर तो मुझे इमीडिएट 2 घंटे में बेल मिला है। और जजमेंट इतना खूबसूरत है कि 3 ऑफिसर के ऊपर ऑलरेडी जांच बैठ गई है। जो आयो था इन्वेस्टिगेशन, वो डॉक में खड़ा हो करके कुछ भी केस को डिफाइन ही नहीं कर पाया। तो न्यायालय आपके साथ है? सिर्फ कोर्ट मेरे साथ है। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में है, उनके हलक से चू नहीं निकला है, कुछ नहीं निकला है। लेकिन हाँ, सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी का जो आशीर्वाद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है, वो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने किसी भी धर्म और मजहब को आघात नहीं पहुंचाया है। अगर मैंने पहुंचाया होता तो मेरा मुंह खुद नहीं होता कि मैं भारतीय जनता पार्टी से कोई मदद मांगू या उनको कॉल करके अपनी सुरक्षा मांगू। हाँ, अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए भी अगर मैं गुहार लगा रही हूं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं लगा रही हूं, मैं न्यायपालिका के सामने लगा रही हूं। और ये पूरे मामले को बेल के बाद मैं सर्वोच्च न्यायपालिका लेकर के आऊंगी। और महिला नेत्री का कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है जोड़ा साकू असेंबली में, और उसका आका, उसका जो ओरिजिनल आका है विवेक गुप्ता एमएलए जोड़ा साकू असेंबली का, उसका सही चेहरा हिजाब मैं उतारूंगी। तो ये जो आप बेबाकी से बोलती हैं, क्या इसी का नतीजा है कि इतना ज़्यादा, मतलब आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं इस तरह से? हाँ, बिल्कुल इसी का नतीजा है। अब होता क्या है, मेरा चैम्बर आपको पता है कि ग्रीश पार्क में है, जोड़ा साकू असेंबली में। जोड़ा साकू असेंबली में लाखों लाख विवेक गुप्ता के नेतृत्व में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब मैंने 18-19 रिट पिटिशन जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट में डाला हुआ है। विवेक गुप्ता अपनी दोस्त, अपनी महबूबाओं से मेरे को मैसेज करवाता था कि आकर के मिल लीजिए, साठगांठ कर लीजिए। मैंने गालियां दे दी कि तुझसे मैं क्यों मिलने लगी, मैं क्यों जाऊंगी तुझसे मिलने के लिए। अब उसका वो गुस्सा निकलवा रहा है अपनी मुसलमान नेत्री को सामने रख करके। गाना गुना गाती थी, अभी सामने आकर के बहुत बड़ी नेत्री बन गई है, आता जाता कुछ नहीं है।
नहीं, से नाम लेकर? तो मैं लूंगी नहीं, क्योंकि उसका उतना जी। इज्जत भी नहीं है, उतना रुतबा भी नहीं है जो मैं गली कूचा और किसी विधायक के बगल में बैठ करके कोई नेत्री बन जाए तो उसको मैं तो नेत्री नहीं मानती हूँ। जो नेशनल न्यूज चैनल पर खुद कहे कि मुझे संविधान भी नहीं पता, मुझे कानून भी नहीं पता, उसको मैं नेत्री कहां से बोलने लगी। तो ये मुसलमान नेत्री को सामने रख करके विवेक गुप्ता मेरे विरोध में ये सारी साजिश हुमायूं कबीर, मोइनुद्दीन शम्स और फरहाद हकीम खेल रहा है। तो आगे आप और क्या करने वाली हैं? आगे आपने कुछ सोचा होगा? ये सारे गुटों को, जिसमें दिल्ली का एक मौलाना है साजिद रशीदी, अच्छा, साजिद रशीदी को दिल्ली से कनेक्शन है, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ हाँ है हाँ connection, हाँ पश्चिम बंगाल हाँ दिल्ली हाँ connected हाँ है। हाँ बिल्कुल। जी। साजिद रशीदी क्या मोबाइल अगर अभी दिल्ली पुलिस सीज कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साजिद रशीदी के मोबाइल में मेरे जिम की तस्वीरें हैं। क्या कर रहा है मौलाना साहब के मोबाइल में मेरे जिम की तस्वीर? तो ये आप कैसे कह सकती हो उनके मोबाइल में? वो नेशनल न्यूज चैनल पर दिखाते हैं कि ये देखिए ये औरत ऐसी है। अच्छा। वो खुद बताए हैं। अच्छा। हमको तो पता भी नहीं चला। कई साधु और संत जो हमारे साथ पैनलिस्ट में बैठते हैं उनको भेजता है साजिद रशीदी कि ये देखिए ये तो नंगा नुच्चा कपड़ा पहनती। भाई जिम में आदमी जाएगा तो जिम का ही कपड़ा पहनेगा ना, स्विमिंग पूल में जाएगा तो स्विमिंग पूल का ही कपड़ा पहनेगा ना। हिजाब पहन करके स्विमिंग पूल में थोड़ी डुबकी लगा देगा आदमी, हिजाब पहन करके ट्रेडमिल पे थोड़ी दौड़ेगा आदमी। तो साजिद रशीदी इतना मैंने तो साजिद रशीदी के ऊपर केस किया है, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मैंने केस किया है। और साजिद रशीदी एक ऐसा मौलाना है जो मस्जिद से अरेस्ट नहीं होगा, जो न्यूज चैनल से अरेस्ट होगा, न्यूज स्टूडियो से अरेस्ट होगा। साजिद रशीदी जैसे मौलाना जो 5 वक्त नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते हैं, एक स्टूडियो से दूसरा स्टूडियो, दूसरा स्टूडियो से तीसरा स्टूडियो, तीसरा स्टूडियो से चौथा स्टूडियो, जो मौलाना सुबह से लेकर के रात तक में 12 घंटा स्टूडियो में गुजारता है, वो मस्जिद कब जाता है? तो ऐसे ऐसे मौलाना जो है ना वो न्यूज स्टूडियो से अरेस्ट होंगे और ये इतिहास में लिख करके रहूंगी। तो अभी आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा इस मामले में? इतनी ज्यादा आपके ऊपर केसेस हो गई हैं, आप बता रही हैं, आपके ऊपर हमला भी होने वाला था, लिंचिंग होने वाली थी, इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो गई, तो फिर आप इन सारे मामलों से कैसे आगे, क्या आपका आगे देखिए रहेगा? संगीता जी, मैं केस से नहीं डरती हूँ, जी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मुझे पता है कि मैं सही हूँ और जिस हिसाब से मुझे बेइज्जत करके गार्डन रीच फरहाद हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी का पुलिस ऑफिसर बियॉन्ड द लॉ जाकर के, जो जज ने खुद लिखा है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, जज ने खुद लिखा है ऑर्डर की कॉपी में, बियॉन्ड द लॉ जाकर के मुझे अरेस्ट किया और उसके बाद 2 घंटे में मुझे बेल मिला। मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो कोर्ट को तो मुझे बेल देना ही होगा संवैधानिक तरीके से। न्यायालय से तो न्यायालय से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, लेकिन मेरी जान का बहुत खतरा है। मुझे पश्चिम बंगाल में और नोएडा में, क्योंकि साजिद रशीदी रहता है, कब कहां कैसे किस लम्हा मुझे काट मार दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो इस पर आप वर्तमान में जो टीएमसी की सरकार है उनके तरफ से कोई आपके लिए बयान आया हो? और जब हुमायूं कबीर डेबरा का एमएलए खुद बैठ करके काटने मारने की बात करवा रहा है तो मेरे पक्ष में कहां से टीएमसी बयान देगा? और ममता बनर्जी जो ईद की नमाज में जाती हैं, आंचल रख करके सर पे इफ्तार करती हैं और लोगों को उस्काती हैं कि यूसीसी मत होने देना, नहीं तो तुम 4 शादी नहीं कर पाओगे। तो फिर ऐसी महिला नेत्री से और ऐसी मुख्यमंत्री से हम क्या ही अपेक्षा रखें? क्या कर दिया ममता बनर्जी साहिबा ने? जब सुजर जॉर्डन का रेप हुआ तो क्या बलात्कारियों को फांसी चढ़ा दिया? आरजीकर में हुआ, संदेश खाली में हुआ, तो बेटियों का तो और इंसान के जान का तो कोई परवाह हमारी मुख्यमंत्री को है ही नहीं। तो जहां पर सब मर रहे हैं वहां पर मैं भी कट जाऊंगी, क्या दिक्कत है? हमीदुल रहमान ने खुद ही बोला, आपने न्यूज भी किया था कि जिस राज्य में शरिया लॉ माना जाता है वहां शरिया इंसाफ सभा लगता है, उसी शरिया इंसाफ सभा की बलि का बकरा मैं भी बनूंगी। तो अभी वर्तमान में क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, जो कि इतनी बड़ी घटना हुई जिसके बाद देखिए सभी सड़कों पर थे, सिर्फ जो डॉक्टर्स सड़कों पर नहीं थे, आम जनता भी सड़कों पर थी, सभी जितने संगठन के लोग थे वो भी सड़कों पर थे। तो अभी इसी वक्त ये सारी घटना होने के बाद आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर अभी भी वही स्थिति है, कुछ इसमें बदलाव कुछ भी नहीं है? देखिए लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी तो भी लॉ एंड ऑर्डर का तहस नहस था। उसके बाद टीएमसी की सरकार आई, कम से कम महिलाओं को बहुत अपेक्षा थी क्योंकि महिला मुख्यमंत्री थी, पर जैसे ही उन्होंने शपथ लिया पार्क स्ट्रीट रेप कांड हो गया। उसके बाद कंटिन्यूअसली रेप कांड होता रहा और हमेशा हमारी प्यारी मुख्यमंत्री साहिबा ने
हमेशा बलात्कारियों का समर्थन किया। अब क्या हो गया है, और मुसलमानों का समर्थन उन्होंने बियॉन्ड द संविधान जाकर के किया है। और इसी की वजह है कि जितने भी जो अनपढ़ जाहिल लुच्चे झुट्टे जो अपने आप को मुसलमान और पीर बाबा बोलता है, वो भी आज बहुत बड़ा इस्लामिक प्रीचर बन चुका है। तो उसी का नतीजा ये समझ में आ रहा है कि अब पश्चिम बंगाल 75% इस्लामिक राज बन चुका है। 25 जो बचा हुआ है, शायद मेरा गला रेतने के बाद वो भी हो जाएगा। अब डर इस बात का भी है कि शेख हसीना तो भाग करके भारत आ गई, ममता बनर्जी भाग करके कहाँ जाएंगी, क्योंकि ये वो गला रेतने वाले हैं जो एक भी काफिर को नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि ब्राह्मण है हमारी मुख्यमंत्री, तो मुझे उनकी भी चिंता होती है। नहीं, टीएमसी कह रही है, ये तो बस बीजेपी कह रही है, वो ममता बनर्जी के कुर्सी से उतरने की उम्मीद में है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं होगा। यहाँ मामला कुछ और है। जो दोषी है उसे सजा दिलाने की कोशिश टीएमसी खुद भी कर रही है। तो टीएमसी ये कह रही है कि हम दोषियों को सजा दिलाएंगे, हम दिलाते हैं। टीएमसी तो यही कह रही है। अगर वाकई में उनकी पुलिस सहायता भी कर रही है। अगर वाकई में दोषियों को सजा वो दिलवाती हैं, तो शेख शाहजहां जैसे मांस बलात्कारी के लिए उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों रखा? अगर वाकई में आर्जिकल डॉक्टर बिटिया पर उनको इंसाफ दिलाने का उनके मन में कुछ भी है, तो अभी तक कपिल सिब्बल साहब किसके लिए लड़ रहे हैं? तब तो फिर किसके लिए लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल साहब? कपिल सिब्बल साहब को तो रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो किसको डिफेंड कर रहे हैं? अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य भवन के और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लोगों ने गलती की है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर वाकई में दोषियों को सजा दिलाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी उठा रही होती, तो भाई कपिल सिब्बल साहब तो दूसरे डेट से ही नजर नहीं आते हमें सर्वोच्च न्यायपालिका में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ नाजिया इलाही जी थी, जो कि खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, डरी हुई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कभी भी वो जो मुद्दे उठाती हैं, वो जिस तरह से बेबाकी के साथ बोलती हैं और हर मामलों को लेकर मुसलमानों को हर चीज़ बताने की, मुसलमान बेटियों के लिए हर चीज़ जो है आईना दिखाने की जो कोशिश करती हैं और जो हिंदुओं के पक्ष में बात करती हैं, जिस वजह से उन्हें टीएमसी सरकार की तरफ से और साथ ही वहाँ के जो मुस्लिम जो संगठन है उनकी तरफ से परेशानी हो रही है। उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और लगातार जो है उन पर कई ऐसे केसेस किए गए हैं, जिस वजह से फ़िलहाल अभी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं और वो चाहती हैं कि इस मामले में उनकी सहायता की जाए। और साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी, जो कि पीएम मोदी से भी काफ़ी ज़्यादा उनका है कि पीएम मोदी उनका साथ देंगे। लेकिन वहीं आप देखिए कि पश्चिम बंगाल बीजेपी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी से उनको साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं आप देखिए कि टीएमसी के ऊपर लगातार वो हमलावर रही हैं, हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से बोलती है, लेकिन आज वो डरी हुई हैं। फिलहाल के लिए आप देखिए कि इसी तरह से जो मामला जो है पश्चिम बंगाल में लगातार ही हो रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं हो गई। पिछला हमने देखा आरजीकर मामले को लेकर लगातार जो है बंगाल जल रहा था। कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन। शुरुआत से ही हमने देखा लगभग 1 महीने तक पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर कहा कि नहीं, डॉक्टर्स को अपने अपने काम पर लौटना चाहिए, जिसके बाद डॉक्टर्स अपने अपने काम पर लौटे। लेकिन अगर हम बात करें जो पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको लेकर सवाल शुरू से ही उठते आए हैं। अब और ज़्यादा जो है इस पर सवाल उठते हैं, आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही ममता सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घटनाएं लगातार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इस तरह की घटनाएं ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।